हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी इन युवराज मैथ्स लैब। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। ये पोर्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि यूजुअली क्वेश्चंस यही से पूछे जाते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मेंस और एडवांस में। तो और काफी इजी पोर्शन है, यदि आप समझते चलोगे तो एक बार में सब कुछ समझ में आ जाएगा और ये बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगा। तो आई होप आप कोशिश करेंगे समझने का, और मैं भी कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर ढंग से आपको समझाने का। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे जो पहला पोर्शन है, सबसे पहला पार्ट जो होगा वो हम देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन का। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। नाम से भी कुछ पता चल रहा है आइडेंटिटी रिलेशन। मतलब यदि मैं इसको डिफाइन करने की कोशिश करूं तो देखो, मैं मान लिया कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, मान लिया हमारे पास जो कैपिटल ए है वो नॉन एम्प्टी सेट है। देन आइडेंटिटी रिलेशन कैसे डिफाइन करेंगे देखना ध्यान से। मैं मान लेता हूं साथ ही साथ में कि ए नॉन एम्प्टी सेट है, दैट विल बी 1 2 3। ठीक है, अब अ रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन ऑन अ सेट ए। चाहो तो मैं लिख देता हूं अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज कॉल्ड identity relation if all elements of set A is related to itself. Set A is related to itself. समझना ध्यान से, मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट, किसी भी सेट के लिए ये सारे रिलेशन एक सेट में ही चलेंगे। यूजुअली एक सेट के लिए पूछा जाता है। तो क्या बोला कि आइडेंटिटी रिलेशन कौन सा रिलेशन होता है जिसमें किसी भी सेट के, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट्स खुद से रिलेटेड होते हैं। मींस यदि मैं इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन बताऊं, यूजुअली इसको आई से डिनोट भी करते हैं। यदि मैं एक रिलेशन बोलूं जो इसके लिए आइडेंटिटी रिलेशन के लिए, तो क्या होगा, 1 1 से रिलेट होगा, 2 2 से रिलेट होगा एंड 3 3 से रिलेट होगा। ठीक है, तो ये तो हम थ्रू एग्जांपल समझ लिए। यदि मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूं तो मैथमेटिकली मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आइडेंटिटी रिलेशन को यदि मैं आई ए लिख दूं थोड़ी देर के लिए, तो आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा, दिस इज ए कॉमा ए सच दैट फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, मतलब यहां ए तो यहां भी ए होना चाहिए, और ए की वैल्यू कहां से लेंगे, सेट ए से लेंगे। तो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। अभी अभी बात अभी ऐसे भी हो सकती है कि क्या यदि मैं एक और रिलेशन लिखूं, सपोज ये R1 है, मैं यहाँ पे R2 लिखूं ऐसे, R2 यदि मैं लिखूं 1 1 एंड 2 2, तो क्या सर ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन में बस यही चेक करना है कि जो भी पहला एलिमेंट है और दूसरा एलिमेंट है वो सेम होना चाहिए। मतलब कोई भी एलिमेंट वो खुद से ही रिलेटेड होगा, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। तो बात को आप समझ गए होंगे। यदि मैं एक और R3 यहाँ पे ले लूं, R3 मतलब एक और रिलेशन में बोलूं कि ये 3,3, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। यस, यदि A में 3 है तो आइडेंटिटी रिलेशन है। बट यदि मैं एक और रिलेशन एस्टेब्लिश करूं 1,1, 3,3 एंड 4,4, तो ये नहीं है। क्यों? 4 की वजह से नहीं है। क्यों नहीं है जी? 4 की वजह से नहीं है, 4 की वजह से नहीं है। समझ रहे हो ना? 4 है ही नहीं ना ए में है ही नहीं, तो बस बात खत्म है कि 4 नहीं है, दैट्स व्हाई ये रिलेशन नहीं। यदि 4 रहता तो ये रिलेशन हो जाता, और ये सारे तो होते ही होते। ठीक है, तो ये हो जाता है आइडेंटिटी रिलेशन। तो इसका डेफिनेशन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये जो है ना, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, ये तो सब में ही आएगा। ठीक है ना, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट के लिए। तो ये पहला पोर्शन हो गया इसका आइडेंटिटी रिलेशन। सेकंड पॉइंट देखते हैं इसका एम्प्टी रिलेशन। ठीक है ना, एम्प्टी रिलेशन। अच्छा, इसके भी नाम से आप बहुत कुछ समझ सकते हो कि एम्प्टी रिलेशन क्या होगा। आइडेंटिटी में वन मतलब वन एलिमेंट खुद से ही रिलेट हो रहा था। अब इसमें क्या होगा एम्प्टी रिलेशन में, कि कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेटेड नहीं होगा। ठीक है ना, तो इसमें लिख सकते हैं इसका डेफिनेशन, यदि आप लिखना चाहें तो लिखना चाहें, मैं बोल देता हूं, आप लिख लो कि लेट, ये तो लिखना ही है कि लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ये तो मैंने एग्जांपल लिया था, इसको ना भी लिखे तो चलेगा। लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, देन द रिलेशन आर ऑन a set A is called empty set, is called empty relation
if no element of if no element of A is related to any element of A, ठीक है ना। स्टार्टिंग में आपको क्या लिखना है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट, मतलब हमने एक सेट ए की ही बात की है, ए में ही पूरा गेम चल रहा है। अब यहां भी देखो, यदि मैं इस ए को भी यही कंसीडर करूं, यही वाला ए मैं कंसीडर करता हूं जहां पे इसमें एलिमेंट्स 1 2 3 थे, तो मैं एक यहां पे रिलेशन आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखेंगे आप। एक रिलेशन मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। सपोज दिस इज 1,4, ठीक है। चलो मैं और अच्छे से आपको दिखाता हूं, ठीक है ना। सपोज मैं यहां पे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा हूं, रिलेशन a कॉमा बी सच दैट a माइनस बी का मॉड ऑफ a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, समझे ये, ठीक है ना। मुझे बोला कि ये रिलेशन एस्टेब्लिश करके दिखाओ, एंड यहां पे और भी आपको देना पड़ेगा a कॉमा बी बिलोंग्स टू a। ये हो गया। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, रिलेशन क्या आएगा, फाई आएगा। एंड कोई भी रिलेशन जो होता है वो सबसेट किसका होता है, जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो दिस इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ठीक है ना। लेकिन रिलेशन हमारा क्या आएगा, फाई आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल आप देखेंगे। मान लो यहां पे लेट ए इक्वल टू 4 5 6 मान लिया। अब मुझे एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, ध्यान से देखिए, रिलेशन एस्टेब्लिश करना है। रिलेशन क्या होना चाहिए, दैट लाइक a कॉमा बी ऑर्डर पेयर में ही आता है रिलेशन, ये भी आपको बता दिया गया है। सच दैट a माइनस बी का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड a कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट a। ध्यान से देखें, a b कहां से लेंगे आप, सेट a से लेंगे। और क्या बोला है, a कॉमा बी मतलब किसी भी दो एलिमेंट का डिफरेंस 2 3 या 3 से बड़ा होना चाहिए, यही तो बोला है। मॉड का मतलब डिफरेंस होता है। बोला है कि a में से ही आपको a कॉमा बी लेना है और ऐसा रिलेशन एस्टेब्लिश करना है कि किसी भी दो एलिमेंट का जो डिफरेंस है वो 3 या 3 से बड़ा हो जाए। तो आप चेक करो ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटी है। मैं आर लिखने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। ऐसी क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैंने एक एक करके दो एलिमेंट्स उठाने शुरू किए, ठीक है ना। 4 5 में डिफरेंस है क्या, 3 से ज्यादा का, मतलब नहीं है। 5 6 में है क्या, नहीं है। 4 6 में है क्या, नहीं है। वैसे भी देखो, यदि मैं टोटल रिलेशन बताऊं, टोटल यदि मैं a क्रॉस a की बात करूं तो आप a क्रॉस a ऐसे भी बना सकते हो। ध्यान से देखो कैसे, a क्रॉस a 3 एलिमेंट है, इधर से 3 और इधर से 3, इसे डब्बा बना लिया करो। यहाँ पे क्या है, 4 5 6, ये टोटल इतने रिलेशन बन सकते हैं। एक 4 के साथ 4 को रिलेट किया तो 4 4 4 5 4 6, देन 5 4 5 5 5 6 एंड 6 4 6 5 एंड 6 6, इतने टोटल रिलेशन बन सकते हैं। अब इसी में से चेक कर लो आपकी कोई ऐसा रिलेशन है क्या जिसमें डिफरेंस 3 या 3 से ज्यादा हो रहा है। 4,4 में 3 या 3 से ज्यादा होगा क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। इसमें होगा क्या, नहीं। इसमें होगा क्या, नहीं। किसी में भी नहीं हो रहा है। इट मींस रिलेशन जो होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ये नहीं कि यहाँ पे 5 लिख दो और आप 5 लिख सकते हो, तो ये क्या हो गया, एक एम्प्टी रिलेशन है। मतलब इस रिलेशन में हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाया। तो समझ गए होंगे कि एम्प्टी रिलेशन क्या है, ठीक है ना। मतलब कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, कोई भी रिलेशन एस्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगा। तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। तो आई होप यहां तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब आप इसको नोट डाउन करेंगे और मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो थर्ड पॉइंट लेते हैं। थर्ड होगा यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन थोड़ा सा मैं रिलेट करता हूं उसके नाम से भी, यूनिवर्सल मतलब सारे रिलेशन एक साथ आ जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर यहां भी हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगा कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन A cross A, Cartesian product of two sets, A cross A is called universal relation. A cross A is called universal relation.
यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, यूनिवर्सल रिलेशन ऑन सेट ए और व्हाटएवर, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो हमारे पास ए है, लेट वी हैव ए सपोज 1 3 5 एंड 7, तो ए क्रॉस ए क्या होगा जी, ए क्रॉस ए क्या होगा, कल भी बताया गया था। दो बार ए लिख लो, ऐसे ऐसे रिलेट कर लो, पहले को पहले से, दूसरे से, तीसरे से, या अभी मैं आपको बताया कि आप क्या करो, ए क्रॉस ए लिखना है आपको, आप एक डब्बा बना लो, डब्बा मतलब एक डायग्राम बना लो, कितने एलिमेंट से, 4, तो 4 4 4, इसमें आप 4 रो और 4 कॉलम आपको बनाने पड़ेंगे, 5 होंगे तो 5 बनाने पड़ेंगे, 2 3 4 बन गए, सारे एलिमेंट्स को आप लिख लो। मैं ए क्रॉस ए डिफाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे आप, ये क्या है 1 3 5 7, 1 3 5 7, आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हो, कोई ऐसा रूल नहीं है कि स्टार्टिंग से ही लिखना है, ठीक है ना। 1 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 1 1 3 1 5 1 7, जिसको डायरेक्टली आता है वो डायरेक्टली लिखेगा, टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। 3 1 3 3 3 5 3 7, this is 5 1 5 3 5 5 5 7, राइट है, 7 1 7 3 7 5 एंड 7 7, ठीक है ना। तो यदि मैं इसमें ए क्रॉस ए लिखूं तो ए क्रॉस ए सारे आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 1 1 से लेके ये टोटल होते हुए कहां तक 7 7 तक। मैं सारे नहीं लिख रहा हूं, यहाँ पे ऑलरेडी सारे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। टोटल कितने 4 इंटू 4 16 आए होंगे, देखो 4 पहले रो में 4, यहाँ 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, तो टोटल एलिमेंट कितने हैं 16 एलिमेंट है। अब मैं बोलता हूं कि देखो मैं यूनिवर्सल रिलेशन के लिए एक और एग्जांपल लेता हूं, इसी में मैं अप्लाई करता हूं, एक और कंडीशन अप्लाई करता हूं, ठीक है ना। ये मान लो एग्जांपल नंबर 2 समझ लो इसको, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। मैं क्या बोला कि रिलेशन जो है कुछ ऐसा दिया हुआ है, a, b सच दैट a, b सच दैट, ध्यान से देखो, a प्लस b सच दैट a प्लस b, मैं यूनिवर्सल रिलेशन बना रहा हूं तो एक कंडीशन बना रहा हूं कि a, b हमें लेना है सच दैट a प्लस b ग्रेटर देन जीरो एंड a, b बिलोंग्स टू सेट a, मतलब a b कहां से लेना है, सेट a से लेना है, मतलब a b सेट a से लेना है, b भी सेट a से लेना है, और आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो देख लो क्या क्या आ रहा है, यदि मैं यहाँ पे r लिख रहा हूं, r में लिखूं तो देखो ध्यान से आप क्या क्या लोगे, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ही तो लेने हैं, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर तो रखे, इसमें से चेक कर लो कौन कौन सा उस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा कंडीशन, ये वाला कंडीशन। तो a प्लस बी मतलब पहला वाला a होगा, दूसरा वाला b होगा, ध्यान रखे यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट एलिमेंट इज a, सेकंड इज b, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। तो फर्स्ट a है तो a प्लस b, ये तो बोला ग्रेटर देन जीरो, तो ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा ही होगा। a प्लस b मतलब 1 प्लस 3 4, ये भी जीरो से बड़ा है, 1 प्लस 5 6, ये भी जीरो से बड़ा है, 1 प्लस 7 8, ये भी जीरो से बड़ा है। अल्टीमेटली आप सबको ऐड करके देखोगे तो सारे ही जीरो से बड़े आएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 1 1 3 1 5, मैं लिख देता हूं एक बार 1 7, ये तो चारों होंगे ही, ऐड कर करके आप चेक कर लें। फिर ये क्या होगा, फिर कॉम्बिनेशन 3 के साथ बनेगा, तो 3 1 देन 3 3 5 एंड 3 7, फिर हम 5 के साथ बनाएंगे तो 5 1 5 3 5 5 एंड 5 7, ठीक है। पहला एलिमेंट a है, दूसरा एलिमेंट b है, और दोनों सेट a के ही एलिमेंट है, मतलब बिल्कुल। और 7 1 7 3 7 5 एंड 7 7, तो अल्टीमेटली जो r आया है वो क्या आ गया, a क्रॉस a आ गया। r जो है अल्टीमेटली वो क्या आ गया, a क्रॉस a ही तो आ गया, a क्रॉस a जो आया था वही r आ गया। तो दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ये कौन सा रिलेशन है, यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब सारे a क्रॉस a आ जाएंगे इसमें। तो इसीलिए बोला है कि a क्रॉस a को ही हम यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। यदि हमारा रिलेशन a क्रॉस a आ जाता है तो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये बहुत इजी है यार, एक बार आप समझ लोगे अच्छे से तो ये बहुत दिनों तक याद रहेगा, और एग्जाम में तो मतलब कुछ करना ही नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ और आंसर पाओ वाला गेम है। आई होप आप कर पाओगे। तो अभी आप इसको लिखो, वीडियो पॉज करके मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट लेने वाले हैं हम इक्विवेलेंस रिलेशन,
ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है ना। इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी से आता है, इसी से आता है क्वेश्चन एग्जाम में कि इक्विवेलेंस रिलेशन बार बार पूछेगा, बार बार पूछेगा। तो आई होप इससे पहले जो हमने आइडेंटिटी रिलेशन पढ़ा है, एम्प्टी रिलेशन पढ़ा या और यूनिवर्सल रिलेशन पढ़ा, वो बहुत इजी वे में गया होगा आपको, बिकॉज आइडेंटिटी रिलेशन में जो एलिमेंट है वो खुद से रिलेट होगा, एम्प्टी में कोई किसी से रिलेट नहीं होगा, यूनिवर्सल में सब सबके साथ रिलेट होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक बंडल आप बना दो याद करने के फॉर्म में कि ये तीनों एक साथ हम याद रखेंगे, और आई होप बहुत आसानी से आप याद रख सकते हो यदि चाहो तो, ठीक है ना। अब हम देखने वाले इक्विवेलेंस रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, तो इस पे आप ध्यान देंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको दिखेगा कि यदि मैं 10 क्वेश्चन करता हूं तो 7 से 8 क्वेश्चन, 7 to 8 क्वेश्चन इक्विवेलेंस रिलेशन पे बेस्ड होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान से देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सबसे पहले इक्विवेलेंस रिलेशन को समझने के लिए हमें 3 अलग टाइप के रिलेशन को समझना होगा। वो 3 टाइप के रिलेशन कौन कौन से होंगे? उसमें पहला होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करनी होगी हमें। देन हमें सिमेट्रिक रिलेशन की बात करनी होगी, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करेंगे, एंड देन ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करेंगे। ओके, ये हो गया ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करनी होगी हमें। यदि ये तीनों रिलेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं, मतलब तीनों रिलेशन एग्जिस्ट करते हैं, तो वो रिलेशन क्या कहलाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है, ठीक है ना। बात समझना क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है? इफ अ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव एज वेल एज सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, मतलब कोई रिलेशन यदि सिमेट्रिक भी है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तो उस टाइप के रिलेशन को क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? मैं मान लेता हूं लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है, ये तो मानना ही पड़ेगा, किसी न किसी सेट पे ही रिलेशन लगाओगे। और इससे पहले भी मैं आपको बोल रखा हूं कि ये सारे रिलेशन किसी सिंगल सेट पे ही लगते हैं, यूजुअली हम सिंगल सेट पे ही इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या बोलता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का जो कंडीशन है वो क्या देखना कि इफ a comma a belongs to R for all a belongs to a। बात समझना, मतलब ऑर्डर्ड पेयर में जो पहला एलिमेंट होगा वही दूसरा एलिमेंट हो। क्या बोल रहा है? ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, जैसा आइडेंटिटी में बताया था वैसा ही कुछ है कि यदि रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर का पहला और दूसरा एलिमेंट सेम हो, और एलिमेंट लिया कहां से हमने? जो सेट गिवन था वहां से। ध्यान से देखो, पहला और दूसरा एलिमेंट सेम है और हमने एलिमेंट लिया कहां से है? जो सेट गिवन है वहां से। तो उस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी मैं एक एग्जांपल भी करूंगा और वहां से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, इसमें दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो फिर किसी को क्वेश्चन कोई कर सकता है कि सर ये तो आइडेंटिटी रिलेशन ही हो गया। अभी बताऊंगा, टेंशन ना ले, अभी बताऊंगा, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R, मतलब a1 a2 रिलेशन में है, दिस इंप्लाई a2 a1 also belongs to R for all a1 a2 belongs to A। बात समझना ध्यान से। अब जितने भी एलिमेंट्स ले रहे हैं वो A से ले रहे हैं, तो इस पर डिस्कशन करना कोई मतलब का बात नहीं है ना, ठीक है ना। सारे एलिमेंट्स हम तो सेट A से लेंगे। अब यदि हमारे रिलेशन में a1 a2 प्रेजेंट है, रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग लिखते हैं उसमें a1 a2 यदि प्रेजेंट है, तो a2 a1 भी प्रेजेंट होना चाहिए। यदि ऐसा है तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। फिर से एक बार समझते हैं कि यदि a1 a2 का ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट है, मतलब सपोज एक रिलेशन हमारे पास है, कुछ ऐसा लिखा हुआ है 2,3 और यहाँ 3,2 लिखा हुआ है। तो देखो 2,3 भी है और 3,2 भी है। देखो a1 a2 है तो a2 a1 होना चाहिए। यदि ये है तो इस टाइप के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे, ठीक है। अभी एग्जांपल लेंगे तो ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। इफ a1 a2 बिलोंग्स टू R, ठीक है, एंड a2 a3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R, मतलब दो ऑर्डर्ड पेयर आपके रिलेशन में ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। दिस इंप्लाई, अब क्या होगा यदि ऐसा है तो ये होना ही चाहिए a1 a3 ऑल्सो बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a1 a2 a3 बिलोंग्स टू सेट A। ये बात तो पहले ही बोल दिया था कि सेट A से ही सारे एलिमेंट्स लेने वाले हैं। यहां पे समझना क्या बोल रहा है,
यदि A1 A2 हमारा रिलेशन का पार्ट है, A2 A3 भी रिलेशन का पार्ट है, तो A1 A3 भी रिलेशन का पार्ट होगा, तब हमारा रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। कुछ भी कंडीशन यदि वायलेट करोगे, आप इधर उधर करोगे, तो वो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं होगा। मतलब तीनों यदि एक साथ हो जाता है तो रिलेशन इक्विवेलेंस होगा, एक भी नहीं होता है तो नहीं होगा, एक भी नहीं होता है तो नहीं होगा। अब मैं एग्जांपल लेता हूं और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। देखो एग्जांपल लेता हूं, लेट ए क्या है 1 2 3 4, ठीक है। अब मैं 2-4 एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। आपको बताना है कि सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। बहुत छोटे छोटे एग्जांपल्स होंगे। इसमें पहला है R इक्वल टू 5, रिलेशन क्या हो गया, 5 हो गया, डायरेक्टली मैं पूछ रहा हूं आपसे। दूसरा है R इक्वल टू 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 3, ये हो गया एक, ठीक है। थर्ड हम ले लेते हैं R इक्वल टू 1, 1, 2, 2, ठीक है, 3, 2, 2, 3 एंड 3, 3, ठीक है। 3 हो गया हमारे पास। चौथा मैं यहां पे लेता हूं, ये इधर आप ध्यान रखें, ये ऊपर कुछ अलग है। फोर्थ वन विल बी, आपको समझने के व्यू से मैं नंबर ऑफ एग्जांपल्स थोड़े बढ़ा देता हूं। फोर्थ वन R इक्वल टू 2, 3, 3, 4, 3, 1, ठीक है, 2, 3, 3, 4। तो अभी मैं ले लेता हूं 2, 4, ठीक है, 2, 1 ले लिया एंड ऑल्सो 1, 2 ले लिया, 3, 2 ले लिया, 4, 3 ले लिया, ठीक है। 1, 3 लिया क्या, नहीं नहीं लिया, 1, 3 भी ले लिया। 4, 2 है क्या हमारे पास, 4, 2 नहीं है, वो भी ले लिया एंड 1, 1 भी ले लिया। लो और भी बढ़ा लेता हूं, 2, 2 ले लिया एंड 4, 4 ले लिया, ठीक है। कैटेगराइज करना इन चारों एग्जांपल्स में कि ये क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, या तीनों है या दो है कोई, ये सब कैटेगराइज करना आपको। सबसे पहले आप समझना, हमारे पास सेट ए में एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। बात करें नॉन एम्प्टी सेट है। 5 मतलब रिलेशन में कोई एलिमेंट है ही नहीं, नो एलिमेंट्स, है ना, नो एलिमेंट्स, कोई एलिमेंट नहीं है। तो अब बताओ कि ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्या। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि यदि दोनों एलिमेंट होगा तो इस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा, मतलब पहला जैसा वैसा ही दूसरा, और यदि ऐसा होगा तो ही रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सबसे पहले सबके लिए रिफ्लेक्सिव चेक कर लो, ठीक है ना, रिफ्लेक्सिव नहीं है। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं R नॉट, ठीक है, R को क्रॉस लगा दिया। दूसरे वाले में चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, हमें पहला और दूसरा एलिमेंट सेम चाहिए। सेम चाहिए मतलब यदि हमारे पास 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, तो वो तो है। 2, 2 होना चाहिए, वो तो है। 3, 3 होना चाहिए, वो तो है। 4, 4 होना चाहिए, वो तो है। बाकी क्या उससे मतलब ही नहीं है। जितने एलिमेंट्स हैं उनके ऑर्डर्ड पेयर इस टाइप के बनने चाहिए, बाकी और भी हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है क्या, हमने बोला हाँ ये तो रिफ्लेक्सिव है। अगले में देखते हैं, रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है क्या, हाँ 3, 3 भी है। 4, 4 है क्या, नहीं है। एक भी नहीं हुआ तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। बात समझना, अब यहीं पे मैं आपको डिफरेंस दिखाऊंगा आइडेंटिटी का। मैंने क्या बोला, 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है, 4, 4 नहीं है, 4, 4 नहीं है, 4, 4 नहीं है, नहीं है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। बट ये आइडेंटिटी रिलेशन है, इट इज अ आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा डिफरेंस आप समझने की कोशिश करो। कैसे, आइडेंटिटी रिलेशन में जरूरी नहीं कि चारों के पेयर्स ऐसे बने, मतलब सिमिलर टाइप के पेयर बने। आइडेंटिटी रिलेशन बनना ये है, अच्छा आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि देखो ये आ चुका है 2, 3, 2, 3, तो ये भी नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन, दिस इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। हाँ यदि मैं 2, 3 हटा देता, 2, 3 हटा दूं, 3, 2 हटा दूं, ये दोनों हटा दूं, ये दोनों हटा दूं, तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, हाँ आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगा। आइडेंटिटी रिलेशन में जरूरी नहीं है कि चारों एलिमेंट इन्वॉल्व हो, दो भी होंगे तो चलेगा, बट जो होंगे वो अपने साथ ही होंगे। बट रिफ्लेक्सिव में क्या है, जितने एलिमेंट्स हैं उनके सबके पेयर्स ऐसे बनने चाहिए। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, आइडेंटिटी रिलेशन भी नहीं है, क्यों, इन दोनों की वजह से आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ये है क्या रिफ्लेक्सिव, चेक करो। 1, 1 है क्या, हमने बोला देखते हैं, 1, 1, 1, 1 तो है। 2, 2 है क्या, हाँ 2, 2 है। 3, 3 है क्या, कहीं 3, 3 है क्या, कहीं नहीं दिख रहा। 3, 3, 4, 4 है क्या, 4, 4 है। बट जैसे ही पता चला कि 3, 3 नहीं है तो फट से हमने क्या बोल दिया कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है,
ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव कौन सा है, यहाँ पे बस एक सेकंड वाला जो है वो केवल सेकंड वाला जो एग्जांपल है वही रिफ्लेक्सिव है, बाकी कोई भी रिफ्लेक्सिव नहीं है चारों में। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या बोला है कि A1 A2 है तो A2 A1 होना चाहिए। देखो यहां पे ध्यान से, अब इसमें तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसने बोला कि यदि ये है तो ये होना चाहिए, ये है तो ये होना चाहिए। देखो ध्यान से, तो आप बताओगे फाई इज सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट, फाई इज सिमेट्रिक रिलेशन और नॉट। चलो इसको लास्ट में देखते हैं, इसको लास्ट में देखते हैं, पहले आप इधर समझ लो, पहले इधर समझ लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। देखो क्या है, अब मैं बात करता हूं इसमें, यदि इसमें मैंने देखा 1 1 है तो इसका उल्टा भी करके देख लो, 1 1 ही तो आएगा, तो वो तो है ही। 2 2 हाँ ये तो है, 3 3 ये तो है, 4 4 ये तो है, 2 3 तो 3 2 भी होना चाहिए था, 2 3 है तो 3 2 भी होना चाहिए था, 3 2 नहीं है तो दिस इज नॉट अ सिमेट्रिक रिलेशन। समझना ध्यान से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो 1 1 है तो इसका यदि मैं उल्टा करूंगा तो 1 1 ही आएगा। उल्टा का मतलब A और B को रिप्लेस कर दो, A1 A2 को A2 A1 से रिप्लेस कर दो, ठीक है ना। तो 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 2 2 है, 3 2 है तो 2 3 है ना, मतलब हाँ 3 2 है तो 2 3 है, देखो है ना, 3 3 का उल्टा भी 3 3 आएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, 1 1 का उल्टा करो। उल्टा कैसे करना है, A1 A2 का A2 A1 करना है, तो इधर 1 इधर 1। अब मैं इसको घुमा दूंगा तो भी 1 1 ही रहेगा, ठीक है, 2 2 का वही रहेगा। 3 2 को यदि आप एक्सचेंज करते हो तो 2 3 आएगा, तो वो है ना, यहाँ पे देखो 3 2 का 2 3 है, एंड 3 3 का उल्टा तो 3 3 होगा, तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है ना, कि यदि मैं ऑर्डर्ड पेयर को एक्सचेंज करता हूं उनके एलिमेंट्स को तो भी हमारे पास मिल रहा है ऑर्डर्ड पेयर, 3 2 को एक्सचेंज करने पे 2 3 मिल रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां चेक करें, यहां चेक करें 2 3 है, सब हम क्या चेक कर रहे हैं, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, अभी ट्रांजिटिव नहीं सोचना। 2 3 है तो 3 2 है क्या, 3 2 है क्या, तो देखो यहाँ पे 3 2 है, 2 3 है तो 3 2 भी है, तो इसका तो चेक हो गया। 3 4 है तो क्या 4 3 है क्या, इसमें 4 3 भी है, देखो ये भी करेक्ट जा रहा है सिमेट्रिक के लिए। 3 1 है तो क्या 1 3 भी है, देखो कहीं 1 3 है क्या, ये भी 1 3 भी है। 2 4 है तो 4 2 है क्या, हमने बोला हाँ 4 2 भी है। 2 1 है तो 1 2 है क्या, मतलब 1 2 है। 1 1 ऑटोमेटिक, 1 1 में कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 में कोई दिक्कत नहीं है, 4 4 में कोई दिक्कत नहीं है, तो दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, ध्यान से देखें, सबका अपोजिट ऑर्डर पेयर दिया हुआ है तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव क्या बोलता है कि यदि A1 A2 है एंड A2 A3 है तो क्या होना चाहिए, A1 A3 होना चाहिए। समझना ध्यान से, मतलब अभी देखो ध्यान से, एग्जांपल से चलते हैं। अब इसमें ट्रांजिटिव हम सर्च कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। हमने बोला 1 1 है, हाँ 1 1 तो है। अब देखो, मतलब यदि मैं इसको बोलूं A1 A2 तो A2 A3 चाहिए ना मुझे। A1 A2 बोलूं तो A1 A2 तो सेम ही हो गया। A2 A3 है क्या, नहीं, इसमें तो कुछ ऐसा दिख ही नहीं रहा है। हाँ लेकिन देखो यहां पे दिख रहा है, देखो ध्यान से, 2 2 है एंड 2 3 है, दिख रहा है। ये एलिमेंट देखो, ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, दोनों ऑर्डर पेयर के, दोनों ऑर्डर पेयर में कौन कौन से एलिमेंट का रिलेशन है, दिस। मतलब देखो ध्यान से, ये यदि 2 2 है तो ये A1 A2 A3, तो A1 A3 भी होना चाहिए, मतलब 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए, 2 3 भी होना चाहिए। मैं एक फ्रेश छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको, 5वां ले लो, मतलब रिलेशन में मैं ऐसा बोल दूं आपको कि 1 2 है, 2 3 है और 1 3 है, तो क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, तो आप चेक करोगे 1 2 है, हाँ है, 2 3 है, तो ये देखो ये हो गया ना इस टाइप का सेटलमेंट। A1 A2 A3, ये A2 माना तो ये भी A2 है, A1 A2 A3, ठीक है। तो A1 A3 भी रिलेटेड होना चाहिए, मतलब 1 3 भी रिलेटेड होना चाहिए, तो ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अब ये सारी चीजें आपको इसमें चेक करनी है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखो 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 फिर से बनना चाहिए, तो वो है ना ऑलरेडी, क्योंकि एक सेट में एक जैसे दो एलिमेंट्स नहीं आ सकते, तो वो ऑलरेडी है। यदि ऐसा है तो ये ऑलरेडी है, तो दिस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है ना, ये है ट्रांजिटिव। ठीक है, इसमें चेक करो 1 1, ये इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 2 से कोई दिक्कत नहीं है, 3 2 है, 2 3 है, देखो ये सेम हो गया ना, यहाँ पे ये सेम हो गया, तो 3 3 होना चाहिए, वो तो है ऑलरेडी इसमें, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी सेम बन रहा है 2 3 से,
बन रहा है ना? तो क्या बनना चाहिए? 2,3 होना चाहिए, 2,3 ऑलरेडी है। देखना ध्यान से, बस ये समझना है, बस 3,3 बन रहा है ना एक पेयर, ऐसा पेयर कैसा, A2 और A2 जैसा, मतलब एक ऑर्डर पेयर का लास्ट एलिमेंट और एक का फर्स्ट एलिमेंट यदि एक जैसा है तो इसका फर्स्ट और उसके लास्ट का भी एक पेयर होना चाहिए। तो इसमें देखा तो सही था, अभी 3,3 मिल गया तो 2,3 होना चाहिए, 2,3 ऑलरेडी है, ये 2,3 पहले से ही था। ठीक है, अब देखो इसमें भी चेक कर सकते हो, 2,2 है और यहाँ 2,3 है, देखो 2,2 है 2,3 है, तो एक और 2,3 बनना चाहिए, इस 2 और 2 के रिस्पेक्ट में एक और 2,3 बनना चाहिए, वो ऑलरेडी है। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ये भी एक ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। थोड़ा समझते चले, और भी एग्जांपल लेंगे, जरूरी नहीं ये लास्ट एग्जांपल थोड़ी ना, अभी बहुत सारे एग्जांपल्स आने वाले हैं। यहां चेक करते हैं, अभी केवल ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, अभी बाकी कुछ नहीं देखेंगे। 2,3 है, 3,4 है, ये देखो 3,3 है तो 2,4 होना चाहिए, 2,4 होना चाहिए, इन दोनों के हिसाब से 2,4 इसमें होना चाहिए, मतलब 2,4 है, 2,4 ये रहा, मतलब ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब देखा 2,3 है 3,1 है, 2,3 है 3,1 है, इसमें भी तो बन सकता है 2,3 और 3,1 में 2,1, देखो यही तो बनेगा 2,3 3,1, तो 2,1 होना चाहिए, 2,1 भी है, 2,1 भी है। अब देखो, अब 3,4 के साथ, अच्छा 2,3 के साथ और कोई रिलेशन, यहाँ पे देखो 2,3 के साथ इसका रिलेशन बनेगा 2,3 3,2, 2,3 इसका लास्ट और इसका फर्स्ट एक जैसा मिल रहा है, तो 2,3 3,2, तो क्या बनना चाहिए 2,2, 2,2 भी है, और कोई 3 से स्टार्ट है क्या, मतलब नहीं, तो ये तो चेक हो गया, इसका काम खत्म हो गया, इसने ट्रांजिटिव की सारी कंडीशंस को फुलफिल किया है। अब 3,4 देखो, इसका लास्ट वाला क्या है 4 है, तो ऐसे ऑर्डर पेयर देखो जो 4 से स्टार्ट है, 4 से स्टार्ट कौन सा, ये 4 से स्टार्ट है, ये देखो 4 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो 3,4 है और 4,3 है, तो 3,3 बनना चाहिए, 3,3 है क्या इसमें, जैसे ही देखा कि नहीं है फट से बोल दिया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, कोई भी एक बन गया तो नहीं है, बात खत्म है। ठीक है, तो आप आई होप इस बात को समझे होंगे कि कैसे हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हम सॉल्व कर पा रहे हैं। अच्छा, ये अभी और भी एग्जांपल लेने वाले हैं, यदि किसी को थोड़ी सी डिफिकल्टी है तो और भी एग्जांपल्स आ रहे हैं, आप पहले इसको लिखें समझते हुए अच्छे से, मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर और एग्जांपल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो अभी कुछ एग्जांपल करने जा रहे हैं, अभी ये जो पिछला अभी पढ़े उस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल रहेगा, क्या क्या पढ़े, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक, इस पे एग्जांपल रहेगा। ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं होता कि किसको पहले चेक करेंगे, जिसको आप पहले चेक कर सकते कर लो। मेरे ख्याल से एक एक पॉइंट छूट गया इसमें, जिसमें हम फाई मतलब नल सेट को चेक करने वाले थे, हमने रिफ्लेक्सिव के लिए तो चेक कर लिया था, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव को चेक करना रह गया था, तो पहले मैं उसको डिस्कस कर देता हूँ, फिर और एग्जाम्पल्स लेते हैं। तो हमारे पास वहां पे जो सेट था, सेट कुछ ऐसा था 1 2 3 4। अब इसको बताना था, इसमें बताना था हमें कि यदि रिलेशन फाई है, लो एक क्वेश्चन ही बना देता हूं ना कि रिलेशन फाई है तो क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, तो हमने बोला था रिफ्लेक्सिव तो नहीं आया था, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्या ये सिमेट्रिक है क्या, अब देखो सिमेट्रिक है क्या, उसके लिए मैं आपको समझाता हूं थोड़ा। सिमेट्रिक का कंडीशन क्या था कि इफ A1 कॉमा A2 बिलोंग्स टू दिस रिलेशन, ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A1 R A2, ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, A1 रिलेटेड टू A2, कई जगह आपको ऐसा लिखा मिलेगा, तो घबराने की बात नहीं है। दिस रिलेटेड टू रिलेशन, दिस इंप्लाई A2 कॉमा A1 ऑल्सो रिलेटेड टू R, ये होता है हमारा सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखो इसको मैं दूसरे शब्दों में, मतलब इन अदर वर्ड हम ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, इन अदर वर्ड यही समझना था, ठीक है, बोला कि यदि ये होना चाहिए, दिस इंप्लाई ये होना चाहिए, मतलब ये नहीं होना चाहिए तो ये भी नहीं होना चाहिए, बात खत्म है। ये होगा तो ये होना चाहिए तो सिमेट्रिक होगा, और ये नहीं हुआ तो ये भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब यही तो बोल रहा है कि इफ A1 कॉमा A2 does not belongs to relation, this imply A2 कॉमा A1 also does not belongs to relation। अब देखना ध्यान से, अब फाई की बात करते हैं, फाई में क्या कोई ऑर्डर्ड पेयर है क्या, हमने बोला नहीं है, यदि कोई ऑर्डर्ड पेयर नहीं है तो उसका अपोजिट भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, यही तो बोला उसने, क्या बोला फाई में कोई ऑर्डर्ड पेयर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है रिलेशन के लिए, इसका मतलब ये भी नहीं होना चाहिए, हमने बोला वो भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दैट्स व्हाई दिस इज सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ध्यान से देखिए सिमेट्रिक है। सेम फॉर ट्रांजिटिव, अब मैं ट्रांजिटिव के लिए चेक करता हूं, ये सिमेट्रिक के लिए चेक कर लिया था, अब ट्रांजिटिव का चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा।
ट्रांजिटिव का भी कंडीशन समझ लो, कंडीशन से ही सब कुछ बता सकते हो इसमें, ठीक है ना। इसका क्या बोलता है, इफ, अब मैं इस टाइप से लिखता हूं थोड़ा आपको समझने के लिए, इफ A1 रिलेटेड टू A2 एंड A2 रिलेटेड टू A3 दिस इंप्लाई A1 रिलेटेड टू A3, मतलब यदि ये दोनों है तो ये होना चाहिए। ये तो बोलता है दिस इंप्लाई का मतलब क्या होता है, ये दोनों है तो होना चाहिए। अच्छा बोल दिया कि ये नहीं है और ये है तो भी ये नहीं होना चाहिए, ये दोनों है तो ये होना चाहिए, इसका मतलब ये दोनों नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके तो चार केसेस बन सकते हैं कि ये नहीं है और ये है तो भी ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं है ये है तो भी ये नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो भी ये नहीं होना चाहिए। समझना बात को। कंडीशन क्या होता है कि A1 A2 से रिलेटेड है एंड A2 A3 से रिलेटेड है तो A1 A3 से रिलेटेड होना ही चाहिए। बट मान लो ये नहीं है, A1 A2 से रिलेटेड नहीं है बट A2 A3 से रिलेटेड है तो ये होना चाहिए क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं सबसे लास्ट वाला लेता हूं कि इफ A1 does not related to A2 and A2 also does not related to A3 तो this doesn't imply A1 related to A3, और आप बोल सकते हो this imply A1 does not related to A3, दोनों में से कोई भी हो जाए, मतलब ये हो तो ये होना चाहिए, ये नहीं है ये भी नहीं है तो ये भी नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे जब इसमें कुछ है ही नहीं, ना ये है ना ये है तो ये भी नहीं है, तो ये सेटिस्फाई तो कर रहा है कंडीशन को, तो सेटिस्फाई कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी है। तो आप चाहे तो इसको याद कर सकते हो कि जो नल सेट है ना, या नल सेट है ना, मतलब नल सेट किसका, रिलेशन का, नल सेट का नहीं, रिलेशन यदि नल सेट आता है तो वो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा ही होगा, ठीक है ना। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पे थ्योरेटिकल कुछ भी नहीं है, तो मतलब कंसेप्ट को आप थोड़ा मोल्ड करोगे, थोड़ा अच्छे से पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे तो ये आप इसका आंसर दे पाओगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 1, अब फ्रेश में एग्जांपल्स करते हैं, 2-3 एग्जांपल करेंगे। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे लेट T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन, लेट कैपिटल T बी द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन अ प्लेन with R a relation in T given by with R a relation, R क्या relation, with R a relation in T is given by, देखो R क्या देखे है, R देखे है ऐसा T1, T2, T1, T2 such that T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2, ठीक है। देन बताना है ऑप्शन नंबर 1, क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या, सेकंड क्या ये ट्रांजिटिव है क्या, थर्ड क्या ये सिमेट्रिक है क्या, एंड फोर्थ नन, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। फोर्थ इक्विवेलेंस दे दे आपको कि यदि तीनों है तो इक्विवेलेंस पे टिक कर दो, ठीक है ना। चलो मैं इक्विवेलेंस ले लेता हूं, इक्विवेलेंस है क्या, इक्विवेलेंस कब होगा, जब ये तीनों हो जाएगा। तो देखो सॉल्व करो इसको, कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, बहुत इजी है यार, कुछ नहीं है। सबसे पहले मैं रिलेशन को एक बार फिर से लिखता हूं, ठीक है। रिलेशन इक्वल टू T1, T2, थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, रिलेशन इक्वल टू T1, T2 such that T1 is congruent to T2, ठीक है, ये रिलेशन है। अब फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करो, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करना है आपको, T1 को T1 के साथ ही चेक करना है और देखना है क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मतलब रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है क्या, रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है क्या। तो यदि मैं T2 की जगह T1 रख दूं, हमेशा ऐसे ही चेक करना है। अब T2 की जगह T1 रखो या T1 की जगह T2 रखो, मतलब ये दोनों एक जैसे बना लो आप। तो मैं यहाँ पे T1 की जगह T2 रख दूं या T2 की जगह T1 रख दूं तो ये भी T1 हो जाएगा, ये भी T1 हो जाएगा, तो ये T1 तो यहाँ भी T1, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1 हो जाएगा। क्या ये सही है क्या, मतलब कोई ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट होता है क्या, हाँ होता है, कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्ग्रुएंट भी तो होता है, तो रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है ना। कैसे रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है, रिफ्लेक्सिव के लिए मैं रिलेशन लिख रहा हूं, आप देखो ध्यान से, T1, T1 सच दैट T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल, चलो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, T1 इज
कॉन्गरेंट टू T2, सॉरी T1 ही तो लिया है, T2 नहीं, T1 लिया है दोनों में, तो T2 या T1 लिख दिया। मतलब हाँ ये तो बिल्कुल होता है, कोई भी ट्रायंगल खुद का कॉन्गरेंट होता है तो ये रिफ्लेक्सिव है, तो मतलब हाँ रिफ्लेक्सिव है। तो क्या मैं पहले पर टिक मार दूं, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा? जी नहीं, क्योंकि इक्विवेलेंस बैठा हुआ है तो हमें दोनों को भी चेक करना पड़ेगा, क्या पता ट्रांजिटिव भी हो, क्या पता सिमेट्रिक भी हो, तो हमारा आंसर क्या होगा? इक्विवेलेंस होगा, ठीक है ना। तो ये रिफ्लेक्सिव हमने चेक कर लिया। अब हम क्या चेक करते हैं? चलो ट्रांजिटिव चेक कर लो या सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक चेक कर लो। सिमेट्रिक में आपको क्या करना है, ध्यान से देखो, आप बार बार रिलेशन लिखेंगे नहीं, समझ के भी कर सकते हैं। हमने बोला यदि T1 रिलेटेड टू T2 है, अब सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए कि T2 भी हो सकता है क्या? हमने बोला दिस इंप्लाई, यही तो बोलता है कि T2 रिलेटेड टू T1। अभी बताया था कि ऐसे भी लिखते हैं कि मतलब यदि ये कंडीशन ये है कि T1 इज कॉन्गरेंट टू T2, तो मैं इसको उल्टा कर दूं तो क्या रिलेशन एस्टेब्लिश होगा? कर लो उल्टा। तो यदि T1 T2 से कॉन्गरेंट है तो क्या T2 T1 का कॉन्गरेंट होगा? हाँ यार होगा, तो ये तो सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है तो सिमेट्रिक भी है, सिमेट्रिक भी है। समझ रहे हो ना कैसे कर रहे हैं? बस उल्टा करके चेक कर लो। यदि सिंपल सी बात है, मान लो एक और रिलेशन दे दिया कि A इज ब्रदर ऑफ B, तो क्या B इज ब्रदर ऑफ A? B इज ब्रदर ऑफ A, यदि है तो रिलेशन है, नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं है। ये सिंपल सी ऐसी बात होती है, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव इसमें खुद से एक कंडीशन लेना पड़ता है, कई बार तो दिया रहता है, कई बार खुद से लेना पड़ता है। इसने क्या बोला है कि T1 रिलेटेड टू T2, T1 रिलेटेड टू T2, इसका कंडीशन हमें पता है क्या? कॉन्गरेंट है। यदि मैं खुद से ले लूं एक T2 रिलेटेड टू T3, ये खुद से लेना पड़ेगा हमें। यदि दिया है तो ठीक है, नहीं तो खुद से लेना पड़ेगा आपको कि यदि कोई एक ट्रायंगल दूसरे का कॉन्ग्रेंट है, दूसरा वाला तीसरे के कॉन्ग्रेंट है, तो क्या पहला तीसरे के कॉन्ग्रेंट होगा? होगा, हाँ होगा, होगा, होगा ना। दिस इंप्लाई T1 रिलेटेड टू T3। T1 रिलेटेड टू T3 का मतलब क्या हुआ? ये लिखा हुआ है T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T3, इसका मतलब ये हुआ। क्या बोला कि पहला ट्रायंगल दूसरे से रिलेटेड है, मतलब दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। पहला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है, दूसरा और तीसरा कॉन्ग्रेंट है, तो क्या पहला तीसरा होगा क्या? हाँ होगा। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव भी तो है, ट्रांजिटिव भी है। तो कोई भी ऐसा रिलेशन व्हिच इज रिफ्लेक्सिव एज वेल सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देन दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन हमारा आंसर हो जाएगा। कोई बोलेगा सर मैं इस पे टिक मार दूं तो गलत हो जाएगा क्या? बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। आप ये ध्यान रखें, जब भी ये आता है तो आपको तीनों चेक करना पड़ेगा, यदि ये ऑप्शन में है तो। भाई जब ये ऑप्शन में नहीं होता तो काहे का चेक करते, फिर तो एक ही मार देते। हाँ, मोर देन वन करेक्ट वाला होता तो फिर चेक करते, मोर देन वन करेक्ट वाला होता तो फिर चेक करते, नहीं तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आई होप बहुत बेसिक कंसेप्ट को यूज करते हुए, जो इसके कंसेप्ट हैं उसको यूज करते हैं, हम आंसर आराम से दे सकते हैं और आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप समझे होंगे। तो मैं इसको मिटा रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिखेंगे, फिर अगला एग्जांपल लेने वाला। ओके, अगला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर आई थिंक 2 होगा, ठीक है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि रिलेशन आर इन सेट ए, लो लिख देता हूं, रिलेशन आर इन अ सेट ए which is 1, 2, 3 is given by r कुछ गिवन है, मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए ध्यान से, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 2, 3, 3, ओके, 4, 4, 2, 4, सॉरी इसमें 4 भी है, 4, 4, 2, 4 एंड 4, 3। तो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव है क्या, ट्रांजिटिव है क्या, सिमेट्रिक है क्या, ठीक है ना। डायरेक्टली सॉल्यूशन पे चलते हैं और बताते हैं कि रिफ्लेक्सिव है क्या, ठीक है ना। सॉल्यूशन देखते हैं इसका, ठीक है। मैं यहां पे लिख देता हूं रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यहां पे चेक कर लूंगा, यहां पे सिमेट्रिक और यहां पे ट्रांजिटिव। यदि तीनों होगा तो इक्विवेलेंट भी होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन भी होगा, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करते हैं कि क्या है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 है। ये एग्जांपल फिर से रिपीट हो रहा है, मैं बोला था एक बार और लेंगे ताकि समझ में आ जाए आपको। तो क्या होना चाहिए, 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3 होना चाहिए और 4, 4 होना चाहिए।
1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो दिस इज रिफ्लेक्सिव, राइट है ना। चारों है तो चारों के पेयर्स ऐसे बनने चाहिए, ठीक है, कोई भी एक नहीं रहेगा तो ये गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से बोलो, आइडेंटिटी रिलेशन के लिए क्या बोलोगे, आइडेंटिटी रिलेशन कब बनेगा, केवल ये है आइडेंटिटी, देखो ये आइडेंटिटी है, ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, ठीक है, तो ये बात समझ लेना आप। तो आप बोल सकते हो कि एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन और एवरी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये सब आप देखते हैं फिर ना। अभी पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए क्या चेक करते हैं, यदि हमारे पास 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए, तो ये तो है 3,2 भी है, 2,3 3,2 भी है। उसके बाद 3,3 का तो इनका तो ठीक है, इनका तो ठीक है। 2,4 है तो 4,2 है क्या, हमने बोला नहीं है, नहीं है तो फिर ये गड़बड़ हो गया। कोई भी एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिला जिसका अपोजिट वाला नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, ठीक है। इसका लास्ट में 1 है तो 1 से स्टार्ट कौन सा हो रहा है, कोई नहीं है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसका स्टार्ट लास्ट में 2 है तो ये स्टार्ट 2,3 से हो रहा है, तो ये 2 2 तो 2,3 भी होना चाहिए, तो वो भी तो ऑलरेडी यही है, ठीक है। फिर 2 से और कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2 से 2,4 स्टार्ट हो रहा है, तो 2 2 यहां मिला तो 2,4 होना चाहिए, तो ये खुद है 2,4, तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होती है। अब देखते हैं लास्ट में 3, तो ये रहा 3, तो 2,3 और 3,4 के हिसाब से 2,4 मिलना चाहिए, 2,4 है क्या, हाँ वो है 2,4 है ना, तो ये तो ठीक है। फिर 3 से ये रहा, तो 2,3 और 3,2 मतलब 3 3 तो 2,2 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, तो ये भी हो गया। 3 से ये भी स्टार्ट है तो 2,3 और 3,3 तो ये 3 और ये 3 का रिलेशन स्टेब्लिश हो तो 2,3 होना चाहिए, वो ऑलरेडी है, तो 3 का भी तो हो गया। अब 3 से कोई स्टार्ट नहीं है, 3 का भी चेक हो गया। अब इसका 3,4 का, जिसका लास्ट 4 है तो स्टार्टिंग 4 वाला चेक करेंगे, ये हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा, पता ही है ना, 3,4 और 4,4 को 3,4 यही हो जाएगा। यहां पे चेक करो 3,4 है और 4,3 है, तो 3,3 होना चाहिए, 3,3 ऑलरेडी है, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो ये क्या है, यदि ऑप्शन है तो रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक हो जाएगा बट नॉट, सॉरी रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव हो जाएगा बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे हम चेक कर रहे हैं, बहुत इजी है यार, मतलब कंसेप्ट वाइज ही चेक कर रहे हैं, अपने तरफ से कोई थोड़ी ना बना रहे हैं, कुछ भी नहीं बना रहे हैं अपने तरफ से, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लिखेंगे, मैं बोल रहा हूं कि let L be the set of all lines in a plane, let L be the set of all lines in a plane, set of all lines in a plane, all lines in a plane, ठीक है, and R be the relation in L defined as, and R be the relation in L defined as, देखो ध्यान से, R क्या रिलेशन बोल रहा है, R रिलेशन ऐसा है कि L1, L2 such that L1 perpendicular to L2, ठीक है ना, and L1, L2 belongs to L, मतलब ये जो हमने बोला है ना कि L set of all lines in a plane, इसी में से मुझे L1 L2 लेना है, 2 लाइन लेनी है, ठीक है। तो मुझे इसके 4 ऑप्शन से बताने हैं। पहला ऑप्शन नंबर 1 रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ध्यान से देखते रहें और सोचते रहें आप कि जब तक मैं लिख रहा हूं तब तक आप कर पाए। थर्ड ऑप्शन है सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। थर्ड ऑप्शन, थर्ड कि रिफ्लेक्सिव बट नाइदर ट्रांजिटिव नॉर, रिफ्लेक्सिव ले लिया ना, सिमेट्रिक, एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ दीज, ठीक है। समझने की कोशिश करो क्या बोला है, बस समझ लोगे कंसेप्ट को तो आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा और बहुत ही इजी है। क्या बोला, रिलेशन क्या होना चाहिए कि L1 परपेंडिकुलर टू L2, यही तो है हमारा रिलेशन, यही रिलेशन है, पूरा फोकस इसी पे करना है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चेक करेंगे, L2 की जगह L1 पुट कर दो, L2 की जगह L1 पुट कर दो। रिफ्लेक्सिव के लिए
रिफ्लेक्सिव के लिए जब कंडीशन पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, L1 परपेंडिकुलर टू L1, मतलब कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या, नहीं होती है। अरे कोई लाइन खुद के परपेंडिकुलर होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। मतलब कैंसिल आउट का मतलब कि रिफ्लेक्सिव नहीं है, यहाँ कुछ कट नहीं रहा है, कैंसिल आउट नहीं होगा कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन कैंसिल, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बच गया, ये ऑप्शन या तो हो सकता है, नहीं तो ये भी कैंसिल हुआ, तो फोर्थ ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूं, सिमेट्रिक चेक करता हूं, सिमेट्रिक चेक करता हूं। ठीक है, सिमेट्रिक चेक करता हूं। तो देखो ध्यान से, क्या बोला, सिमेट्रिक है क्या, सिमेट्रिक के लिए क्या करोगे कि यदि इफ L1 परपेंडिकुलर टू L2, मतलब कंडीशन ये है, तो दिस इंप्लाई L2 परपेंडिकुलर टू L1, यदि ये हो जाएगा तो सही है। हमने बोला यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो ऑब्वियस सी बात है L2 L1 के परपेंडिकुलर होगी। अरे देखो, तो ये मान लो ये L1 है और ये L2 है, दिस इज L1 एंड दिस इज L2 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर है। यदि L1 L2 के परपेंडिकुलर, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, तो ये तो सिमेट्रिक तो होगा ही, सिमेट्रिक तो होगा ही। इसने क्या बोला, रिफ्लेक्सिव बट नाइदर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक, ये भी गड़बड़ हो गया, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं फोर्थ। यदि बाय द वे आपको यहाँ पे दे दिया होता सिमेट्रिक बट नीदर ट्रांजिटिव नॉर रिफ्लेक्सिव, तो क्या चेक करें ट्रांजिटिव है क्या, चेक कर लेते हैं समझने के व्यू से कि ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा। ठीक है ना, ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव में क्या करेंगे, कंडीशन ऐसे लेंगे कि L1 रिलेटेड टू L2 है एंड खुद से एक और लेना पड़ेगा L2 रिलेटेड टू L3, ये बोला था खुद से लेना पड़ेगा आपको, खुद से नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा। यदि ऐसा है तो दिस इंप्लाई L1 रिलेटेड टू L3 होना पड़ेगा। यदि ऐसा होता है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि यदि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है एंड L2 परपेंडिकुलर टू L3 है, तो L1 परपेंडिकुलर टू L3 होना पड़ेगा। यदि ऐसा हो जाता है तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। चेक कर लो ना, हमने बोला ये देखो, ये रहा L1, ये रहा L2, सपोज दिस इज L1, दिस इज L2, दिस एंगल इज 90। हमने बोला L1 L2 का परपेंडिकुलर है और L2 L3 का परपेंडिकुलर है। सपोज L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है। मे भी हो भी सकता है बट हमेशा नहीं होगा, वैसे हो नहीं सकता इसमें, मतलब कुछ ऐसे कंडीशन है जहां पे मे बी के भी चांसेस आए, बट आपको थ्रू आउट देखना है। तो ये क्या हो गया, ये पॉसिबल ही नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि कब हम ट्रांजिटिव की बात कर रहे हैं, कब सिमेट्रिक हो रहा है, कब रिफ्लेक्सिव हो रहा है। रिफ्लेक्सिव में क्या करो, रिलेशन में दोनों को एक ही बना दो, यहाँ पे L1 की जगह L2 रख दो या L2 की जगह L1 रख दो, तो दोनों सेम बना दो। सिमेट्रिक में उल्टा करके चेक कर लो और ट्रांजिटिव में एक खुद से इंट्रोड्यूस कर लो, L2 रिलेटेड टू L3। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी इस टाइप के एग्जांपल्स मिल सकते हैं और ये काफी रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल है, समझने के व्यू से काफी अच्छा एग्जांपल है। तो अभी आपका काम बचा हुआ है कि वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करो, मैं मिटा रहा हूं, फिर असिमेट्रिक रिलेशन देखेंगे और फिर इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। ओके, तो अब देखते हैं असिमेट्रिक रिलेशन। असिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये लास्ट है रिलेशन का पोर्शन। इसके बाद एक लेक्चर और लेंगे जिसमें हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और डिटेल में, और अच्छे एग्जांपल से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी लेने वाले हैं उसमें। असिमेट्रिक रिलेशन, ये कहीं ना कहीं देख के भी आप, इसके नाम से भी पता चल रहा है असिमेट्रिक मतलब सिमेट्रिक का उल्टा होगा। ठीक है ना, बिल्कुल वही है, सिमेट्रिक का उल्टा ही है। अब बात समझना क्या है, मैं इसका डेफिनेशन बोल रहा हूं, अब आप लिख भी सकते हैं वही, लेट ए बी अ non-empty set, A be a non-empty set, then a relation R on set A is said to be asymmetric, then a relation R on a set A is said to be एंटीसिमेट्रिक या असिमेट्रिक। एंटीसिमेट्रिक भी बोलते हैं इसको आप देख लो, एंटीसिमेट्रिक भी बोलेंगे। ठीक है, आर सेड टू बी एंटीसिमेट्रिक इफ कंडीशन में दे रहा हूं यहां पे a कोमा b बिलोंग्स टू r, a कोमा b बिलोंग्स टू r एंड b कोमा a बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाई a इक्वल टू b। देखो वैसे लैंग्वेज की फॉर्म में ज्यादा कुछ नहीं समझ में आता है,
फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में देखो मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूं, एक एग्जांपल भी लिख रहा हूं और सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक में आपको बहुत आराम से मैं अलग अलग करके दिखा दूंगा। सपोज ए है हमारे पास 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो टोटल रिलेशन क्या बनेंगे हमारे पास, जो टोटल रिलेशन है, टोटल रिलेशन मतलब यूनिवर्सल रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, ए क्रॉस ए की बात कर रहा हूं। ठीक है, क्या करेंगे आप डायरेक्टली लिखना चाहो डायरेक्टली लिख लो, चाहे ऐसा डब्बा बना लो, 3 एलिमेंट है तो 3x3 का बना लो, यहाँ पे 2, 3 एंड 4, here also 2, 3 and 4, so this is 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3 and 3, 4, 4, 2, 4, 3 and 4, 4। ये टोटल इतने हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं रिलेशन में। आप चाहे तो कैसे लिख सकते हैं, रिलेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहे तो और भी लिख सकता हूं कि ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा। ठीक है, एक बार ये जस्ट लाइक रिवीजन हो जाएगा आपका, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 3, 3 एंड 3, 4, 4, 2, 4, 3 एंड 4, 4। ये हमारा टोटल ए क्रॉस ए है। अब देखो एंटी सिमेट्री का मतलब क्या हुआ। सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि ए बी हमारे पास है तो बी ए भी होना चाहिए। देखो ध्यान से, यदि इसी की बात करूं, यदि ए बी हमारे पास है तो बी ए भी होना चाहिए, ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए, बी है क्या, हाँ है। बट एंटी सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि यदि ए बी है तो बी ए नहीं होना चाहिए। एंटी सिमेट्रिक में क्या बोलेगा, पहले ये समझो, मैं जो बोल रहा हूं पहले वो समझना, फिर मैं डेफिनेशन पे ले आऊंगा। एंटी सिमेट्रिक में क्या बोलता है कि इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन दैट बी ए डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, ए बी रिलेशन को बिलोंग करता है तो बी ए नहीं करना चाहिए, बी ए नहीं करना चाहिए, मतलब ए बी कर रहा है तो बी ए नहीं होना चाहिए, तो ये एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बाय द वे ऐसा हो जाए कि ए बी भी रिलेशन को बिलोंग करता है और बी ए भी रिलेशन को बिलोंग कर जाए, दैट मींस ए और बी बराबर होने चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए और बी बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब समझो क्या है, ये टोटल टारगेट कर रहे हैं डायगोनल एलिमेंट्स पे। ठीक है, इनको यूजुअली रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, यदि ऐसे आप समझोगे तो रिफ्लेक्सिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इस पे बोल रहा है कैसे, देखो कि 2, 2, देखो 2, 2 बिलोंग्स टू रिलेशन, चलेगा, मान लो 2, 2 रिलेट हो रहा है तो इसका उल्टा भी होगा, वो भी रिलेशन में होगा, तो इसका मतलब a, b हो गया। तो ये क्या हो जाएगा, 2, 2, 3, 3, 4, 3, ये क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, मतलब बहुत सिंपल सा है कि यदि ए बी बिलोंग कर रहा है रिलेशन को तो बी ए नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि कर गया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, यदि ए, बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी ए नहीं करना चाहिए, पहली बात। बट यदि कर गया, इसका मतलब क्या हुआ कि ए और बी दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसको एग्जांपल और लेते हैं, इसी पे बेस्ड में कुछ एग्जांपल लेता हूं और फिर उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल में मैं इसी सेट को यूज करते हुए कुछ पॉइंट्स लिख रहा हूं और उसमें बताएंगे कि एंटी सिमेट्रिक रिलेशन कौन कौन सा है। ठीक है, मैं सबसे पहले तो कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। एग्जांपल्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं आपके पास, आपको बताना है कि ये 5 एंटी सिमेट्रिक है कि नहीं, केवल एंटी सिमेट्रिक चेक करने वाला है, बाकी कुछ नहीं चेक करेंगे। ठीक है, तो 5 के बारे में सबसे पहले समझते हैं कि एंटी सिमेट्रिक है क्या, फिर हम यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में चेक करेंगे। ठीक है, 5 के लिए देखो समझो कंडीशन क्या है। 5 थोड़ा सा कंसेप्चुअल हो ही जाता है, पहले भी अपन देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा बट सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होगा। अब देखो क्या बोलता है एंटी सिमेट्रिक, कि यदि a, b है तो b, a नहीं होना चाहिए। क्या इसमें a, b है क्या, नहीं, तो b, a भी नहीं है। ठीक है ना, नहीं है उसमें। इसने बोला कि a, b यदि है तो b, a नहीं होना चाहिए। अच्छा, a, b नहीं है तो b, a नहीं होना चाहिए, ये भी चलेगा क्या, ये भी चलेगा ना। यदि ये नहीं है तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी चलेगा। तो इसमें तो दोनों नहीं है, तो ये क्या हो गया, एंटी सिमेट्रिक हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप स्टेटमेंट को लिख के और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर लो, मतलब उसका नेगेशन टाइप का बना लो, निगेटिव स्टेटमेंट बना लो। ठीक है, ये बात समझ गए होंगे। उसने बोला, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि यदि 2, 4 है तो 4, 2 नहीं होना चाहिए। अच्छा, 2, 4 नहीं है तो ये हो सकता है, और ये नहीं है तो ये नहीं भी हो सकता है। ये ना हो और ये भी ना हो तो भी चलेगा ना, तो भी चलेगा। कुछ एग्जांपल्स में मैं आपको बताऊंगा
ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो भी आंसर आ जाएगा, तो ये नहीं है। अच्छा ये बताओ ए क्रॉस ए एंटी सिमेट्रिक है क्या? ये तो कूट कूट के भरा हुआ है ये पूरा सा, ये तो सिमेट्रिक दिख रहा है। तो कभी भी यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा सिमेट्रिक होता है, एंटी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि देखो 2,4 है तो 4,2 है, 2,3 है तो 3,2 है, एक नहीं बहुत सारे हैं। ये है क्या? ये है क्या? इसको समझो, इसको समझो क्या बोला है। ये बोला है कि a, b यदि रिलेशन में है और b, a भी है, इसका मतलब a और b बराबर होना चाहिए। मतलब जो a और b बराबर वाले केस होते हैं ना वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक ही होंगे। देखो जैसे a, b रिलेशन में है, b, a उल्टा कर दोगे तो भी है, तो a और b बराबर है क्या? मतलब हाँ है। इसका मतलब डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या आपको दिखाएंगे? एंटी सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक भी होते हैं ये। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि हाँ है, एंटी सिमेट्रिक का केस है। ठीक है, अब क्या बचा? ये देखो, ये देखो ध्यान से, 3,2 है तो क्या 2,3 है क्या? हमने बोला नहीं है। 4,2 है तो क्या 2,4 है क्या? नहीं है। अच्छा 2,2 तो दिखाएगा ही दिखाएगा, तो ये भी एंटी सिमेट्रिक हो गया। ये है तो इसका उल्टा वाला नहीं है, ये है तो इसका उल्टा वाला नहीं है। यदि होता तो ये नहीं होता। इसमें देखो 2,2 तो ठीक है, डायगोनल्स में कोई दिक्कत नहीं, 3,3 भी ठीक है, 4,2 है तो 2,4 है क्या? हाँ है। ये तो सिमेट्रिक है जी, सिमेट्रिक है तो ये एंटी सिमेट्रिक नहीं हो सकता। ठीक है ना? यहाँ पे देखो ये ठीक है, ये ठीक है, 2,3 इसका उल्टा 3,2 है क्या? कहीं नहीं है। 3,4 इसका उल्टा 4,3 है क्या? नहीं है। 2,4 4,2 है क्या? बिल्कुल नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये एंटी सिमेट्रिक है। ठीक है, सिमेट्रिक के केस में होने चाहिए थे, एंटी सिमेट्रिक के केस में नहीं होने चाहिए। तो ये बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। थोड़ा सा कंसेप्ट को बिल्ड करो, आराम से ये चैप्टर निकल जाएगा। ठीक है, तो यदि इस चैप्टर की बात करूं, चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो ये लास्ट कंसेप्ट था, तो चैप्टर कंसेप्ट वाइज खत्म होता है। एक और लेक्चर लेंगे इसका, जिसमें कुछ PYQ करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और कुछ और रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल्स करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आशा करते हैं कि आप समझे होंगे, आई होप आप अच्छे से समझे होंगे। जो नहीं समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत आप अपनी प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा दोबारा वीडियो पॉज करके देखने की कोशिश करो, या जैसे भी हो आप ट्राई करो। मेरी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं डेफिनेटली हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।